हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 22 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम आपको DF ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। आज हम आपको बिल्कुल बारीकी से सिखाएंगे, तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना, क्योंकि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 21 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो देखो, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व फ्लोरीन होता है। इसका आंसर सबसे सही और अच्छे से दिया है रश्मि कुशवाहा, मान्या सचान, अर्जुन वर्मा, शिवांगी यादव। इन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट दिया है। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। तो फिर बात करते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हम आपको डी ब्लॉक के तत्व मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपको एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन वह डी उपकोष में प्रवेश करता है। देखो, जब हम डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो जो उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो डी उपकोष में प्रवेश करेगा। ठीक है, हमने आपको जब इससे पहले वीडियो डाली थी तब हमने आपको समझाया था कि जो सा अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करेगा वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, यदि एस उपकोष में करेगा तो एस ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा, पी उपकोष में करेगा तो पी ब्लॉक का, डी में करेगा तो डी ब्लॉक का और एफ में करेगा तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मीन्स डी ब्लॉक के तत्वों का जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है, डी सबसेल में प्रवेश करता है, इसलिए इसे डी ब्लॉक का एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी में 3 से लेकर के 12 समूह तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। जो हमने आपको आधुनिक आवर्त सारणी मोजले की पढ़ाई थी तब हमने आपको समझाया था कि समूह, जिसे हम वर्ग या फिर ग्रुप्स भी कह सकते हैं, तो 3 से लेकर के 12 तक के जो समूह हैं उनमें उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट डी ब्लॉक का एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। ये मेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि डी ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने आपको जब एस ब्लॉक समझाया था तब हमने आपको बताया था कि एस ब्लॉक में उपस्थित सभी एलिमेंट्स धातुएं हैं मीन्स मेटल हैं, जबकि जो पी ब्लॉक था उसमें मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल तीनों प्रकार के एलिमेंट उपस्थित होते हैं। जबकि बात की जाए डी ब्लॉक की तो डी ब्लॉक में उपस्थित प्रत्येक एलिमेंट मेटल होता है मीन्स एक धातु होती हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हें संक्रमण धातु या फिर संक्रमण तत्व कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इन तत्वों के वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कौन से तत्वों का? डी ब्लॉक के तत्वों के वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 से लेकर के 2 N-1 डी पे पावर -1 से लेकर के 10, या फिर हम इसे कहें तो इसका ठीक विपरीत भी लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आपने बुक में देखा होगा इस प्रकार से लिखा हुआ, तो कहीं कहीं आपने देखा इस प्रकार से। ठीक है, अब हम आपको समझाते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आता कैसे। बहुत सारे बच्चे इस चीज पर कंफ्यूज रहते हैं कि ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा वाह्यतम कोश का। तो देखो, हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं, बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि हम कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट्स ले लें, जैसे कि हम यहाँ पर ले रहे हैं Fe। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 26। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, निकल के आएगा 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6 4s2 3d6, यही तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आएगा। अब बात की जाए कि हमारा ये जो ns पे 1 से लेकर के 2, n-1 d पे लेकर 1 से लेकर के 10 तक, ये कैसे निकल के आएगा? ये हमारे वाह्यतम कोश का है, बहुत ही ध्यान से समझना। हम क्या करेंगे, वाह्यतम के s उपकोश को पकड़ेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा d आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, s आ रहा है। हम इसी सब सेल को लेंगे क्योंकि वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बता रहा है हमारा s। आपको पता है n का मतलब है एनर्जी लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एनर्जी लेवल है, 4th एनर्जी लेवल। यदि हम इसे दर्शाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, n और हमारा लिखा हुआ है s, ठीक है। इस पर कह रहा है 1 से लेकर के 2 तक, क्योंकि पता है आपको s सब सेल पर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात की जाए 2 की, 1 से लेकर के 2 की, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 2, तो ns2। अब आप एक पॉइंट उठा सकते हो कि डी ब्लॉक में भरेगा हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा उससे पहले आता है हमारा s सब सेल, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। तो 1 से 2 का मतलब क्या है, तो देखो आपको हमने जब वो पढ़ाई थी ऑफबाउ सिद्धांत में हमने आपको एक पॉइंट लिखवाया था जहां पर हमने कुछ परमाणु क्रमांक बताए थे, जिसमें हमने आपको कहा था कि उसमें जो s ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स होते हैं, s उपकोश के 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका एक इलेक्ट्रॉन अपने उपकोश में से कूद करके नेक्स्ट वाले जो उपकोश हमारा डी उपकोश होता है उसमें चला जाता है। जैसे कि हमारा क्रोमियम 24 हुआ, कॉपर 29 हुआ, हमने इस प्रकार बहुत सारे परमाणु क्रमांक बताए थे, ठीक है। तो जहां पर हमारा यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर एक कूद जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद करके आगे पहुंच जाएगा, तो हमारा जो रूल होगा वो क्या हो जाएगा, ns1, ठीक है। तो इसलिए डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर 1 से लेकर के 2, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, ठीक है। अब बात की जाए कि n-1 d पे पावर 1 से लेकर के 10 तक कैसे आएगा, तो देखो अब आप आगे देखना 4। अब हमारा ये 4 जो एनर्जी लेवल हमने इसे n से व्यक्त किया, ठीक है। n-1 का मतलब क्या है, n हमारा यहाँ पर कितना है, 4। यदि इसमें से एक माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा, 3। तो बेटा आगे चल के आप देख सकते हो 4 से कौन सा जो हमारा एनर्जी लेवल आया, 3rd एनर्जी लेवल, जिसे हमने कहा n-1, ठीक है। हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, हमें निकालना है ns पे पावर 1 से 2, n-1 d पे पावर 1 से 10 तक, ठीक है। हमने पहले बाह्यतम, और वो भी बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश हमारा 3d, उसके बाद है 4s2, और हमें s को पहले शामिल करना है। हम s को लेंगे तो आप देख सकते हैं एनर्जी लेवल कौन सा है, 4th एनर्जी लेवल, और हम एनर्जी लेवल को n से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम लिख लेंगे n, ठीक है। उसके बाद s, उसके बाद इस पर 2 है, लेकिन कहीं कहीं में 1 होते हैं तो हम 1 से लेकर के 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मूला है n-1, हमारा n का मान यहाँ पर कितना है, 4, और जबकि आगे चल के कितना रह जाता है, 3। तो जब हम n में से माइनस की 1 करेंगे तभी तो निकल के आएगा 3। तो इसलिए n-1 और लिखा हुआ है d। इस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। लेकिन यदि हमारा यहाँ पर 27 या फिर कोई 28 एलिमेंट होता तो इस पर 7 हो जाते। तो कहने का मतलब है 1 से लेकर के 10 तक कितना भी निकल के आ सकता है, क्योंकि d पर उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, ठीक है। तो जो डी ब्लॉक के, जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनके वाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns1 पे -1 से 2 और n-1 d पे 1 से लेकर की 10 तक हो सकता है। इस चीज को आपने किताब में इस प्रकार से देखा होगा। बात एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है, किसी भी प्रकार से एग्जाम में दे दी जाए, ओनली आपको समझना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे, ठीक है। हम जो भी आज पॉइंट बता रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है
कि अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जो उत्प्रेरक के रूप में भूमिका जो एलिमेंट निभाते हैं या फिर कोई भी यौगिक कंपाउंड निभाता है तो वो ज़्यादातर संक्रमण एलिमेंट ही होते हैं, ठीक है। अधिकांश संक्रमण तत्व ज़्यादातर हमारे डी ब्लॉक के तत्व ही उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि निकेल हुआ हमारा, Fe हुई, Pt हुई, V2O5 हुआ, ठीक है। इत्यादि हमारे यौगिक या फिर आयन या फिर कोई भी हम कंपाउंड कह सकते हैं, कोई भी एलिमेंट्स कह सकते हैं, एटम कह सकते हैं, ज़्यादातर ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो संक्रमण तत्व ही होते हैं जो उत्प्रेरक के रूप में भूमिका निभाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। डी ब्लॉक के अधिकांश तत्वों के यौगिक रंगीन होते हैं क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। पॉइंट को बहुत ही गहराई से पकड़ना। बोल रहा है पॉइंट कि जब डी ब्लॉक के अधिकांश जो तत्व होते हैं या फिर यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। समझने की कोशिश करो, जैसे कि हमारा Cu जो कॉपर है वो क्या है, एक डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है। यदि हम इसका आयन ले लें, हम ले रहे हैं Cu2+ आयन, ठीक है। हम जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे Cu2+ का तो हमारा ये निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम Cu का करेंगे तो हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद आएगा 4s1, उसके बाद आएगा 3d10, ठीक है। जबकि 2+ है, 2+ होने पर 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे इससे निकालना पड़ेगा। एक बायतम कोष हमारा 4s होता है, 4s से एक निकाल देंगे, एस हम 3d10 से निकाल देंगे, ठीक है। तो हमारा 3d9 बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देखेंगे। यदि हमारे Cu2+ में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो ये हमारा जो आयन होगा वो कैसा होगा, रंगीन, ठीक है। जैसे कि हम बायतम का ही तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल ली है, हम 3d9 की निकालेंगे। डी में अधिकतम कितने कक्षक होते हैं, 5 कक्षक। हम क्या करेंगे, 5 कक्षक बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस पर कितने हैं, 9। हम 9 इलेक्ट्रॉन को जब इसमें भरेंगे, पहले भरेंगे हम क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, ठीक है। यदि बचते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज 5 भर गए, 4 अभी मेरे बाकी हैं। तो 1 वो हमारे 6 7 8 9, कितने इलेक्ट्रॉन भर गए हमारे, 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ध्यान से देखना आप, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है, जिस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा न बना हो, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए इनका जोड़ा बना, सेकंड वाले का भी बना हुआ है और थर्ड वाले का भी और फोर्थ वाले का भी। लेकिन फिफ्थ वाले कक्षक को देखा जाए तो इसमें ओनली क्लॉकवाइज हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इसमें जो एंटी क्लॉकवाइज इसका जो भाई मान लीजिए वो इसमें उपस्थित नहीं है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, अयुग्मित, और शेष सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो युग्मित हैं, ठीक है। और जब किसी भी आयन या फिर यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो वो आयन जो होगा वो रंगीन होगा, ठीक है। तो Cu2+ की बात की जाए तो ये आयन जो हमारा होगा वो कैसा होगा, रंगीन। यदि बात Cu+ की जाए तो बेटा ये जो होगा वो रंगहीन होगा, क्योंकि इसमें जो कक्षक होंगे, कक्षकों में भरे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे युग्मित होंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पूछा जाएगा, कोई भी आयन या कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये हमारा जो कंपाउंड है वो रंगीन है या फिर रंगहीन है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा और प्रत्येक चीज स्टेप बाय स्टेप होती है। पूछो क्यों? क्योंकि यदि अभी तक हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ना सिखाते तो क्या आप रंगीन और रंगहीन सीख लेते? नहीं सीख पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ना कर पाते तो आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना निकाल पाते, क्योंकि तभी हमने आपको जो चीज पढ़ाई है वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई है, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है वो उसके हम 2 वीडियो और अपलोड करेंगे। एक वीडियो में हम आपको आवर्त, ब्लॉक और वर्ग निकालना सिखाएंगे जो आपकी नेक्स्ट वीडियो होगी, और एक वीडियो में हम तत्वों से संबंधित आपको छोटी छोटी जानकारी देंगे। उसके बाद हम आपके इसके लिए मॉक टेस्ट लेकर के आएंगे।
उसके बाद कोई न्यू चैप्टर उठाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको जो न्यू टॉपिक या फिर न्यू चैप्टर जो हम लेके आए वो कौन सा आए। ठीक है, देखें कौन से आप बताते हो और आपको ये जरूर बताएं कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे उसी को लाने की। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि डी ब्लॉक के तत्वों के आयन व यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। देखो ये पॉइंट इसी प्रकार से है कि डी ब्लॉक के तत्वों के आयन व यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। यदि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का कोई भी आयन या फिर कंपाउंड कैसा है, अयुग्मित, जैसे कि इसकी बात की जाए तो ये कैसा है, अयुग्मित, तो ये आयन जो होगा वो हमारा अनुचुंबकीय होगा। यदि हम Cu+ की बात करें जिसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो हमारा प्रतिचुंबकीय आयन होगा। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सीखा करो क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपको आगे चल के तकलीफ दे देते हैं। ठीक है, अब आप ऐसे ही रट लीजिए कि डी ब्लॉक के आयन व यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय होते हैं। लेकिन यदि कोई कंपाउंड या फिर आपको आयन दे दिया गया फिर आप कैसे निकालोगे, तो आपको ये सब चीजों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम आपको समझाएंगे एफ ब्लॉक के तत्व मीन्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लिखा हुआ है कि इस ब्लॉक के तत्व अंतः संक्रमण तत्व भी कहलाते हैं। जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनको अंतः संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-2 F पे 1 से लेकर के 14 तक, n-1 D पे लेकर 0 से लेकर के 1 तक, NS2, या फिर हम इस प्रकार से भी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा तो हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स लेना पड़ेगा। जैसे कि हम एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स ले रहे हैं Se, जो कि है हमारा क्या, सीरियम, जिसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 58 होता है। ठीक है, जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो निकल के आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 3d10, उसके बाद निकल के आएगा 5p6, उसके बाद 6s2, 4f2 और 4f2 के बाद हमारा आता है 5d कक्षक जिस पर है हमारे शून्य। ठीक है, क्योंकि जब आप गिनोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो आपके 58 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, लेकिन ये मुझे लेना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमारा जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोल रहा है वो कह रहा है NS2, n-1 D पे 0 से 1 तक, NS2 F पे 1 से लेकर के 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमको वाह्यतम के 3 कोष पकड़ने हैं। एक हमारा S है, फिर D है, फिर F है। पीछे से पकड़ना शुरू करो। S हमारा ये रहा, उसके बाद F हमारा ये रहा और D हमारा ये रहा। हम इस 3 को पकड़ लेंगे। ठीक है, अब हम इस चीज को साफ कर रहे हैं, जगह कम है, ओनली मुझे इन 3 चीजों को देख करके इसका सामान्य विन्यास चेक करना है। ठीक है, याद रखना हमारे वाह्यतम के थे 6s2, 4f2 और हमारा 5d0। ठीक है, इसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखेंगे। ठीक है, NS2 देखो ये हम पलट के लिखेंगे, लेकिन बात इसी से आप समझ पाओगे ये दोनों एक ही बात है, थोड़ी पलट के लिखी गई है। ठीक है, तो देखना NS2 सॉरी हट गया, हम फिर से लिखते हैं 6s2, 4f2 उसके बाद 5d0। ठीक है, अब NS2 लिखा हुआ है, N का मतलब
मुख्य क्वांटम संख्या या फिर एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर को हम कह सकते हैं। एस का हमारा कौन सा है 6, तो हम क्या इसकी जगह एन लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पर क्या है एनर्जी लेवल की संख्या, और एनर्जी लेवल को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एस सबसेल और उस पर एकदम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाएंगे। ठीक है, कोमा। उसके बाद कह रहा है n-1 डी पे 0 से 1 तक। बहुत ही ध्यान से देखना, F5D0 देखना यहाँ पर 6, और यदि हम 6 में माइनस की 1 कर दें n-1, n हमारा मान कितना है 6, यदि हम इसमें से 1 माइनस कर दें तो हमारा कितना बचेगा 5, तो हमारा हो जाएगा n-1 डी पे 0 से 1 तक। अब आप कहोगे जब इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, फिर डी उपकोष को लिखने की क्या जरूरत है? तो देखो ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से एस सब सेल का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने उपकोष में से कूद करके अपने 3D वाले उपकोष या फिर उसमें से 4D कोई भी हो सकता है उसमें चला जाता है। उसी प्रकार से इसमें कुछ 2-3 अपवाद स्वरूप एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक दो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि गैडोलिनियम हुआ, आपका ल्यूटीशियम जो हुआ, ये 2-3 ऐसे ही एलिमेंट्स होते हैं जिसका जो एफ सब सेल का जो ये हमारा एफ सब सेल है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कूद करके अपने 5D वाले उपकोष में चला जाता है। ठीक है, इसलिए 5D को लिखना पड़ता है यहाँ पर। 5D पर जो जाएगा वो ओनली एक ही होगा। ठीक है, तो 0 से लेकर के 1 तक, 0 हो सकता है फिर 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा। अब इसमें लिखा हुआ है n-2 F1 से लेकर के 14 तक। n का मतलब क्या है यहाँ पर, इनका मतलब क्या है एनर्जी लेवल, और हम पहले से क्योंकि हम फर्स्ट वाले को पकड़ेंगे, फर्स्ट एनर्जी लेवल यहाँ पर कौन सा था 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा। तो हमारा यहाँ पर कौन सा एनर्जी लेवल है 4, और एफ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, लेकिन एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जा सकते हैं। तो 1 से लेकर के 14 तक कितने भी हो सकते हैं। यदि यहाँ पर 59 होता तो हमारे यहाँ पर 3 हो जाते एफ पर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सभी एफ ब्लॉक के तत्व धातुएं या फिर मेटल होती हैं। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं एस में भी धातुएं, डी में भी धातुएं, एफ में भी धातुएं और कुछ पी में भी धातुएं। इस प्रकार लगभग 80% जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा दी गई है उसमें लगभग 80% एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल है, मीन्स धातुएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एफ ब्लॉक के तत्व थर्ड समूह के तत्व हैं। देखो जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनको थर्ड समूह जो हमारी डी ब्लॉक के अंतर्गत आती है, जो हमारा थर्ड समूह है वो डी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, उसके डी ब्लॉक में से या फिर कह सकते हैं थर्ड समूह में से 2 तत्वों को उठा करके इनकी 2 सीरीज अलग से कर दी गई हैं जो लेंथेनॉइड और हमारी एक्टेनॉइड। ठीक है, ये थर्ड समूह से ही उठाई गई हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अंतः संक्रमण तत्वों की निम्न 2 श्रेणियां होती हैं। ठीक है, जो अंतः संक्रमण तत्व या फिर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं इनकी 2 सीरीज होती हैं, फर्स्ट लेंथेनॉइड और सेकंड एक्टेनॉइड। जो लेंथेनॉइड है वो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट आते हैं, जबकि एक्टेनॉइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक 90 से लेकर के 103 तक के तत्वों को रखा गया है। दोनों ही सीरीज में 14 एलिमेंट रखे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके यौगिक प्रायः रंगीन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एफ ब्लॉक के प्रत्येक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड या फिर आयन यौगिक होंगे वो हमारे रंगीन होंगे। ठीक है, आगे पॉइंट है कि एक्टेनॉइड श्रेणी की अधिकांश तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, जो हमारी एक्टेनॉइड सीरीज है एफ ब्लॉक के अंतर्गत जो आती है उसके अधिकांश जो एलिमेंट्स या फिर तत्व जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। ठीक है, आज हमने आपको डी और एफ ब्लॉक
के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में जो जानकारी थी वो पूरी दे दी। कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा होगा वो हम आपको मॉक टेस्ट के माध्यम से समझा देंगे, ठीक है। वहाँ पर जो भी हमें पॉइंट एक्स्ट्रा लगेगा क्वेश्चन लेकर के आएंगे उससे संबंधित और हम उसी में एक्सप्लेन कर देंगे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ आज आपने इससे सीखा होगा। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम एक कंटेंट बनाने में 4-5 घंटे लगते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। और आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा कि ऊर्ध्वपातन क्या है। आपको ऊर्ध्वपातन को समझाना होगा, इसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो बच्चे इसका सही और अच्छे से आंसर देंगे उनका हम नाम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के भी आएंगे, ठीक है। तो हम इंतज़ार करेंगे आपके कमेंट का, देखते हैं कौन सबसे सही और अच्छे से आंसर देता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहना, उसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी जिसमें हम आपको आवर्त, ब्लॉक और वर्ग के बारे में सिखाएंगे कि जैसे कोई भी एलिमेंट्स आपको दे दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इसमें वर्ग या फिर वर्ग या फिर ब्लॉक या फिर वर्ग या फिर आवर्त कौन सा है, तो वो आप सेकंडों में निकालने सीख जाएंगे। लेकिन लगी हुई है उसमें आपको ऑबर्ट सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आएगा आप केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ों को नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।